हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोकतांत्रिक राजनीति +2 इसका हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्वतंत्र भारत की राजनीति कक्षा 12वीं का 6ठा अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इसके बारे में वर्णन करेंगे। और इस वीडियो में इस लेसन में हम बताएंगे कि किस तरह से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई थी। और इसका फोकस रहेगा कि 1975 में भारत में जो आपातकाल लगाई गई थी जून 1975 में, उसका क्या कारण था और भारत में क्या क्या 1970 के दशक में क्या क्या कठिनाई आई जिनके कारण जो है भारत में इमरजेंसी लगानी पड़ी। और उसके बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए और क्या इमरजेंसी के बाद की जो राजनीति थी, जो गठबंधन सरकार की राजनीति थी केंद्र में, क्या वो सही चल पाई या लोगों ने उस पर विश्वास खो करके दोबारा से उसी कांग्रेस को सत्ता पर काबिज कर दिया जो 1977 में चुनाव में हार गई थी जिसकी पार्टी। तो इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? गुजरात राज्य में। ये 1974 में चलाया गया था गुजरात राज्य में। नवनिर्माण का मतलब ये है कि 1971 का जो चुनाव था, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, जो 5वां आम चुनाव था गरीबी हटाओ का, कि यदि मेरी सरकार सत्ता में आई तो मैं देश से गरीबी को हटा दूंगी। लेकिन क्या होता है कि उसी दशक में हमारे सामने कई समस्याएं भी आ जाती हैं। जैसे 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और भारत प्राचीन काल से ही तेल का आयातक देश रहा है। आज भी जो है हमारा बहुत बड़ा पैसा तेल को आयात करने में जाता है। तो ये कठिनाइयाँ थी। और उस समय जो मानसून थी 1974 के आसपास, उसने भी जो है भारत को धोखा दे दिया, क्योंकि भारतीय जो कृषि है उसका बहुत बड़ा भाग मानसून पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें होते हुए भाई इंदिरा गांधी ने 1971 में जो नारा दिया था, इन वजह से जो है वो अपने प्रयोग में सफल नहीं हो पाई और भारत में जो है वो गरीबी का स्तर वो घटने की जगह और बढ़ गया। तो बिहार और गुजरात दो राज्यों में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। और उसमें जो गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन सन 1974 में। और बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो दो राज्यों में इसके खिलाफ जो है आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और भारत में जो है आंदोलन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रास्ते में दिक्कतें शुरू हो गई थी। अगला है भारत में नक्सलवादी आंदोलन की एक और 1967 में भारत में क्या था कि नक्सलवाद की शुरुआत हो गई थी। नक्सलवाद क्या होता है? नक्सलवाद में क्या है कि जो इस में नक्सलवाद में जो विश्वास करते हैं लोग, वो सरकार के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं करते। और वो ये मानते हैं कि जो ये सरकार है ये केवल अमीरों के हित के लिए काम करती है और जनता का या आम जन का इसका कल्याण से कोई संबंध नहीं होता। पश्चिम बंगाल का नक्सलवादी जो शुरुआत थी वो पश्चिम बंगाल में 1967 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे ये आंदोलन फैलता गया और वर्तमान में भारत के 9 राज्यों में जो है ये सक्रिय है। और इसके एक नेता थे, उसका नाम था चारू मजूमदार, नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार। उसने एक अपनी पार्टी बनाई, CPI, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। ये कौन सी पार्टी है? ये उग्र पार्टी है, उग्र विचारों वाली है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती। तो भारत में जो नक्सलवादी आंदोलन है या जो नक्सल आंदोलन है, आजकल आप देखते हो कि कभी कभी जो है हमारे यहाँ पर नक्सलवादी हमला हुआ है, CRPF के जवान भी उसमें मारे जाते हैं और राजनेताओं पर भी हमला हो जाता है। ये सारी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल से हुई थी। ये शब्द किसने कहे
इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये डी के बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे इमरजेंसी के टाइम पे। जून 1975 में देश में जो आपातकाल लगाई, उस समय डी के बरुआ हमारे जो है वो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है इंदिरा को ही इंडिया कहा और इंडिया को ही इंदिरा कहा। तो 1975 में डी के बरुआ ने क्या कहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भारत में रेल हड़ताल ये भी 1974 में हुई। आपने पढ़ा था जॉर्ज फर्नांडीज है, उसके नेतृत्व में रेलवे में हड़ताल हुई। बिहार में आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। गुजरात में भी छात्रों ने आंदोलन किया, और ये सारी जो है शुरुआत भारत में 1974 में हुई थी। अगला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध या प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये प्रतिबद्ध क्या होता है कि वैसे तो जो नौकरशाही होती है और जो न्यायपालिका होती है वो निष्पक्ष होती है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, राजनेताओं की सत्ता बदलती रहती है, लेकिन जो नौकरशाही है वो स्थायी होती है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से लेकर और 58 और 60 वर्ष की आयु तक जो लगातार जॉब करता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उनका काम स्थायी होता है। वो अपने काम को अपने अनुसार सरकारी नियमों के अनुसार करते रहेंगे। इसी प्रकार जो न्यायपालिका है वो भी जो है अपना संविधान के अनुसार न्याय करेंगी, लेकिन प्रतिबद्ध कब हो जाती हैं? जब वो किसी एक राजनीतिक दल के साथ या किसी एक राजनेता के साथ उनका लगाव हो जाता है और उसके अनुसार चलती हैं। तो जब हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1971 के बाद की बात है, उस समय न्यायपालिका और नौकरशाही पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये प्रतिबद्ध हो गई हैं केवल एक पार्टी, एक नेता के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति। उस समय ये कहा जाता था कि प्रतिबद्ध जो है न्यायपालिका और नौकरशाही भारत में है। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? भारत में आपातकाल 25 जून 1975 की रात को जो है भारत में आपातकाल लागू हो गया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फर्रुखदीन अली अहमद। फर्रुखदीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू करता है। तो फर्रुखदीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू कर दिया। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो राष्ट्रपति को 3 अधिकार होते हैं। एक तो 352 के तहत जो जून 1975 में भारत में लगाया गया था, यह किसी एक भाग में भी लग सकता है, पूरे देश में भी लग सकता है। कब लगता है? देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए और या विदेशी आक्रमण हो जाए, या फिर राष्ट्रपति को ये लगे कि जो हमारा प्रशासन है वो अब जो है नहीं चलाया जा रहा, और देश में कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिससे जो है व्यवस्था चलनी बंद हो जाए, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। एक दूसरा होता है अनुच्छेद 356 के तहत। उसमें क्या होता है? वो एक राज्य में लगाया जाता है। किसी भी एक राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति को यह संदेश दे कि इस राज्य का संविधान या इस राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और तीसरे प्रकार का जो है वो है 360 में। इसमें कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल। अर्थात देश में वित्तीय संकट आ जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें जो वित्तीय जितने भी अधिकार हैं वो सारे केंद्र सरकार के पास, राज्यों को खर्च करने के जितने अधिकार हैं वो सारे केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास और उसके मंत्रिमंडल के पास चले जाते हैं। कर्मचारियों की जो सैलरी होती है उसमें भी कटौती की जा सकती है। तो वो 360 के तहत था। लेकिन जो 1975 में लगाया गया वो 352 के तहत था। यह होता है कि देश में या तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो या कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई विदेशी देश आक्रमण कर जाए। इसमें क्या क्या हुआ था आपातकाल के समय? 25 जून 1975 से लेकर
21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल रहा। मार्च 1977, जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल रहा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान की धारा 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जो है यह आपातकाल घोषित किया गया। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसकी घोषणा की। मैंने बताया था 25 जून की रात को आपातकाल लगाया गया था और 26 जून को जो है इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो आकाशवाणी के द्वारा ये संदेश जो है लोगों को, क्योंकि उस समय टीवी नहीं होते थे, तो आकाशवाणी रेडियो के द्वारा ये घोषणा की कि देश में आपातकाल लगाया जा चुका है। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार थे, लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं, वो 11वीं की वीडियो में हमने बताया है मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आपको बोलने का, घूमने फिरने का, कहीं भी आने जाने का, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सारे निलंबित होते हैं। केवल एक मौलिक अधिकार, आपके जीवन का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 का अधिकार है कि आपका जो जीवन का अधिकार है वो इसमें निलंबित नहीं होता। जीवन के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेताओं को जो सरकार का विरोध कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, जो भी विरोधी नेता थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। प्रेस क्या होती है? मीडिया। मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। सभी जो प्रमुख अखबार थे, रात को उनकी, आधी रात को इनकी लाइट काट दी गई और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि वो लगने के बाद मीडिया जो भी छापती है और जो भी प्रसारित करती है उसकी पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, पहले सरकार को वो दिखाना पड़ता है। तो भारत में जो है मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना अनुमति के खबरें छापने पर, बिना अनुमति के कोई भी अखबार, कोई भी पत्रिका खबरें नहीं छाप सकता। सरकार की मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और लगभग 1.1 लाख अर्थात 1,10,000 के आसपास लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और यह 1975 से के जून से मार्च 1977 तक रहा। संविधान की 352 अनुच्छेद के तहत यह इमरजेंसी लगाई गई थी और रेडियो पर इसकी घोषणा जो है अगले दिन इंदिरा गांधी जी ने सुबह की थी। प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे और लगभग जो है 1,10,000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किस संविधान संशोधन में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? पहले जब हमारा संविधान बनाया, हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, हमारा 5 साल का कार्यकाल था विधायिका का। 5 साल बाद चुनाव होते थे। लेकिन जब ये इमरजेंसी लगी तो उस समय एक संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। आपातकाल के समय सन 1976 में भारत में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें भारतीय राजनीति में, भारत के संविधान में बहुत कुछ बदलाव किया गया। उनमें से एक प्रमुख था कि जो हमारी विधायिका है, जो संसद है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके और 6 वर्ष कर दिया गया और यह भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। 1977 के चुनाव हुए, मार्च 1977 तक इमरजेंसी चली। उसके बाद भारत में चुनाव हुए तो 1977 के चुनाव में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ। अर्थात उन्होंने कहा था कि यदि इंदिरा गांधी को आपने सत्ता में जिता दिया, वो दोबारा चुनाव जीतकर आई, तो जिस तरह से अब इमरजेंसी लगाई है वो आगे भी लगा सकती है और देश का लोकतंत्र है वो समाप्त हो सकता है। तो यदि आपने लोकतंत्र बचाना है तो इंदिरा गांधी को वोट मत देना। और जनता ने ऐसा ही किया और जो है 4 दलों ने मिलकर जो जनता दल बनाया था, इसको जो है सत्ता सौंप दी और इंदिरा गांधी की पार्टी को चुनाव में हरा दिया। 1977 के चुनाव में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1952 के चुनाव से लेकर और अब तक
जो है भारत में 1977 तक कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा था। 1977 का चुनाव हुआ तो पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। जनता दल की सरकार थी, लेकिन यह सरकार कितने दिन चली? केवल 18 महीने चली, ज़्यादा लंबी ये सरकार नहीं चल सकी। उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद जो है उसमें एक दल और था, उसके नेता थे चौधरी चरण सिंह। उसी टाइम पीरियड में 1977 के चुनाव के बाद और जनवरी 1980 में चुनाव हुए, उसी दौरान भारत में 2 प्रधानमंत्री बदले गए। पहले मोरारजी देसाई थे और दूसरे थे उसके बाद चौधरी चरण सिंह। ये कंपनी जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री बने और यह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत में एक बार भी जो लोकसभा में नहीं जा पाए, क्योंकि वो जुलाई 1979 में बने थे और जनवरी 1980 में जो है इनका पद समाप्त हो गया था। तो इसी बीच लोकसभा का कोई भी सत्र नहीं चला था और ये चरण सिंह थे, ये कभी भी जो है लोकसभा का इन्होंने सामना नहीं किया। तो जुलाई 1979 से लेकर और जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इस दौरान भारत में 2 प्रधानमंत्री बने गठबंधन की सरकार में, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ये जो है 2 प्रधानमंत्री रहे और भारत को एक ऐसी तरह सरकार जो है इस काल में दी गई। उसके बाद जनवरी 1980 में भारत में फिर चुनाव हुए और लोगों ने ये देखा कि ये गठबंधन की सरकारें हैं, ये भारत में कोई स्थायी सरकारें नहीं थी और उनसे नाखुश होकर जनता ने एक बार फिर इंदिरा गांधी पर भरोसा किया और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापस आ गई। और मैंने बताया था कि जो हाथ के पंजा का निशान है वो इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनाव में ही जो है दोबारा से लिया था, जो वर्तमान तक चालू है। आपातकाल के समय भारत का प्रधानमंत्री तो ये बता चुके हैं हम, आपातकाल फरुखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन्होंने लगाया था। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और आपातकाल जो लगाया जाता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर ही लगाया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया? 12 जून 1975 को। इमरजेंसी लगने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही था कि 1971 का जो इंदिरा गांधी का चुनाव था उसको यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि जो ये तरीका है उसने जो चुनाव जीता वो सही तरीके से नहीं जीता। और उसने उच्च न्यायालय ने अपना जब फैसला दिया जून 1975 में तो उसका चुनाव जो है रद्द कर दिया कि ये चुनाव उसने सही नहीं जीता था, ये चुनाव रद्द किया जाता है। तो जितने भी विपक्षी दल थे सब ने एक साथ हल्ला मचा दिया कि यदि आपका चुनाव ही सही नहीं हुआ तो आप प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं हो। और उन्होंने एक तरफ से मतलब आंदोलन छेड़ दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इस वजह से भी जो है आपातकाल भारत में लगाना पड़ा था। आपातकाल के बाद भारत में चुनाव कब हुए थे? आपातकाल के बाद भारत में मार्च 1977 तक ये रहा था और उसमें जो 6ठी लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 1977 में हुए थे। 5वीं लोकसभा इससे पहले 1971 में हुई थी। तो जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें इंदिरा गांधी का जो उच्च न्यायालय का जो फैसला था ये भी एक प्रमुख माना जाता है। दूसरी तरफ से बिहार में, गुजरात में जो आंदोलन चल रहे थे उन सब से जो है वो अव्यवस्थित फैल रहा था देश में, तो इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है आपातकाल की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? जब देश में आपातकाल लागू हुआ खत्म होने के बाद एक आयोग बना था शाह जांच आयोग मई 1977 में। उसका काम क्या था कि ये देखना कि आपातकाल क्यों लगाया, उसमें जो ज्यादतियाँ की गई थी लोगों के साथ क्या वो ज़रूरी थी या नहीं थी, क्या आपातकाल ज़रूरी था या बगैर आपातकाल के भी काम चल सकता था। तो ये सारी बातों को जांच करने के लिए शाह जांच आयोग मई 1977 में गठित किया गया जनता पार्टी की सरकार ने। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने कौन सा कार्यक्रम की घोषणा की? जब इमरजेंसी चल रही थी तो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक 20 सूत्रीय घोषणाक्रम कार्यक्रम जारी किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? उसमें जो उसका समाजवाद का एजेंडा था या जन कल्याण का एजेंडा था उसको लागू करने का उसने कहीं ना कहीं इसमें
प्रयास किया कि गरीब जनता के लिए जो राशन व्यवस्था है या कोटा प्रणाली है ये शुरू की गई, अर्थात जितने भी जो है आम जन के भलाई के लिए इंदिरा आवास योजना थी जिसमें गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं, ये योजनाएं लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, ये मुफ्त तेल आदि जो है केरोसिन का तेल जो उपलब्ध कराया जाता था, ये सारी चीज़ें जो है इंदिरा गांधी ने शुरुआत की थी और उसको बोलते थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान जो है संशोधन किया गया था और इसमें जो है उस समय सरकार ने बहुत सारे संविधान संशोधन किए और अपने प्रशासनिक हिसाब से इसको बदलने का प्रयास किया। उसके बाद है मंडल आयोग की स्थापना किस सरकार ने की थी। मंडल आयोग क्या था कि मंडल आयोग था कि जब हम आज़ाद हुए, हमने अपना संविधान लागू किया तो हमारे यहाँ पर दो जाति, एक शेड्यूल कास्ट और एक अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को हमने आरक्षण दे दिया था संविधान के प्रारंभ में ही। लेकिन उसके बाद ये महसूस किया गया कि एक वर्ग और बचता है, एक तो जो उच्च वर्ग है जिसके पास ज़मीन है, संसाधन है, लेकिन ये जाति के आधार पर जो है इनका विभाजित कर दिया। लेकिन एक वर्ग और था जिसमें मध्यम जातियां थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वो वर्ग काफ़ी पिछड़ा हुआ था और वो था अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको आजकल हम बीसी या आप ओबीसी कह सकते हो, अदर बैकवर्ड क्लास। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने ये महसूस किया कि बहुत सारी जनसंख्या आज भी है जिसके पास न ज़मीन है न पूरे संसाधन हैं, सामाजिक रूप से भी वो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में भी उनको पर्याप्त स्थान नहीं है। ऐसे वर्गों की जांच करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने जो है एक आयोग बनाया था, उसको बोलते हैं मंडल आयोग। और जनता पार्टी की सरकार ने इस आयोग का काम क्या था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण पर विचार करना था कि उसको आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और यह उस समय जो सरकार थी उसने इसकी गठन किया था। हालांकि इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, 1980 में लागू होना था, लेकिन नहीं उसका बाद में वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार आई 1990 में, उसने इसको लागू किया और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आज हम ओबीसी भी बोलते हैं, इसको 27% नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में 27% आरक्षण का इसको प्रावधान किया गया था। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत में आपातकाल लगाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसका संकट आया, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुए। अगले जो अध्याय है उसको हम नए सिरे से करेंगे, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।